दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद आज की इस खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं हमारे एक खास मेहमान से, और आप हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार और वे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत कुमार जी। जी नमस्ते। हमारे कार्यक्रम में हेमंत कुमार जी का स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में अगले 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होनी है, और उसके पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के नाम से, यानी SIR के नाम से एक सर्वे कर रही है, और इसको लेकर बिहार में तो उथल पुथल मची ही है। अब यह पूरे देश का मामला हो गया है, और इसके लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक विरोध चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ चल रही है। विरोध के कई कारण है। इस बीच राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में किया था, और जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग चुनाव की मतदाता सूची बनाने में गड़बड़ियां कर रहा है या गड़बड़ियां हो रही हैं, उसे लेकर राहुल गांधी ने बहुत विशेष और खास दस्तावेजों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और इधर बिहार में सर को लेकर जो पहले से ही एक उथल पुथल मची हुई थी, अब राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, लोगों में एक आशंका है कि चुनाव आयोग हो न हो सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है, और जिसका काम मतदाताओं को जोड़ना होना चाहिए, वह चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम काटने में लगा हुआ है, मतदाता सूची से नाम हटाने में लगा हुआ है। और यह बिहार में जो उनका ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आया है 1 अगस्त को, उसमें पाया गया है कि पिछले चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस मतदाता सूची से 65 लाख लोगों का नाम डिलीट हो गया है। आज इंडिया गठबंधन के यानी कि विपक्षी दल के तमाम लगभग 300 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च शुरू की थी, परंतु दिल्ली पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया और बीच में ही रोक दिया। इस बीच में खबर आई कि कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो बिहार के संदर्भ, बिहार में चुनाव, बिहार में मतदाताओं का नाम कटना, बिहार में इसका क्या असर और राष्ट्रीय स्तर पर फिर इसका क्या असर हो सकता है, इन तमाम जरूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी से यह जानना हम चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है बिहार में सर के नाम पर, और जो तमाम आशंकाएं विरोधी दल के नेताओं के नाम के अंदर है, और आम जनता के बीच और बुद्धिजीवियों के बीच जो एक शंका है, संदेह है, आखिर क्या होने जा रहा है और क्यों इतना लोग डरे हुए हैं? हेमंत जी। जी धन्यवाद। देखिए, अब चीजें शंकाओं से बाहर चली गई हुई है। शंकाएं तो अब बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो तथ्य सामने आ रहे हैं। अब बताइए कि यह कैसा देश है जिसके 300 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने के लिए परमिशन की जरूरत है। ये अपने आप में बहुत ही खौफनाक सत्य है जो हम लोग देख रहे हैं, और इस देश की डेमोक्रेसी के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। बिहार इस हमले का सबसे पहला निशाना बना है। इसके आगे ये पूरे देश में ये काम करना चाहते हैं, और इसके पीछे मुझे लगता है कि इसमें केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग की पूरी मिलीभगत साफ साफ दिख रही है। केंद्र सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में देश पर काबिज है, वह संसद में इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। वह कहती है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। कितना हास्यास्पद है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको लेकर के हम संसद में चर्चा नहीं कर सकते। संसद से ऊपर इस देश में कुछ नहीं। चुनाव आयोग इस देश में चुनाव कराने के लिए है, और चुनाव जनता के जरिए से होता है। चुनाव में जनता ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। उसमें जनता को ही चुनना है। चुनने और चुने जाने का अधिकार जनता के पास ही है, बुनियादी अधिकार। तो उसके सवालों पर, उसके अधिकार पर अगर चोट होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती है? उस पर संसद में क्यों नहीं बात हो सकती है उस पर? इससे संसद में क्या खराब हो जाएगा? कौन सा तूफान आ जाएगा? दूसरी बात, चुनाव आयोग उन सांसदों से क्यों नहीं मिलना चाहता है, उन प्रतिनिधियों से क्यों नहीं मिलना चाहता है जो कि जनता की नुमाइंदगी देश की संसद में कर रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। वो कहता है कि नहीं 30 लोग आइए, पुलिस कहती है कि आपको ये
यहाँ से परिवहन भवन से आगे नहीं जाना है, उनको पकड़ करके सभी सांसदों को संसद भवन थाने ले जाया जाता है। तो आखिरकार जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि यह पूरा जो प्रयोजन है एसआईआर का, वह किसी तरह के मतदाता सूची के शुद्धिकरण का नहीं है, प्यूरिफिकेशन का नहीं है, बल्कि एक तरह से चुनाव आयोग एक मनमानी फैसला लेकर के सामने आया और उसके जरिए चुनाव आयोग ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहा है जो सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल तबका है, जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा असुरक्षित तबका है, जिसके पास जो मताधिकार है वही एक बड़ा अधिकार है। उसके पास और सारी सत्ताएं नहीं है और सारी अथॉरिटी उसके पास नहीं है, लेकिन एक बुनियादी अधिकार जो संविधान ने दिया हुआ है वह है मताधिकार। अब बताइए कि ये जो मताधिकार है वो अगर छीन लिया जाएगा तो फिर लोगों के पास बचेगा क्या? तो उसमें निशाने पर जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक हैं, अलग अलग किस्म के अल्पसंख्यक, तो ये लोग उनके निशाने पर हैं। और वो स्वाभाविक रूप से इसलिए निशाना बन रहे हैं कि सोसाइटी का सबसे कमजोर हिस्सा, सबसे हाशिए का हिस्सा यही लोग हैं। इस वजह से ये निशाना बन रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव आयोग ने एसआईआर इंट्रोड्यूस करने के साथ कह दिया था कि 20 से 22% लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, क्योंकि वो ऑर्डिनरली यहाँ रिजाइड नहीं करते हैं, यानी कि सामान्यतया वो बिहार में नहीं रह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिहार से बड़े पैमाने पर, झारखंड से भी होता है, बिहार से बड़े पैमाने पर लोग बाहर जाते हैं। वो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए भी जाते हैं काम करने के लिए, फिर लौटते हैं, फिर उनका आना जाना लगा रहता है। और खास अवसरों पर, खास करके चुनाव के अवसर पर और कोई महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर, यानी कि छठ के अवसर पर, बिहार और झारखंड, यूपी के ये जो पूर्वी यूपी है उन इलाकों में ये छठ एक बड़ा पर्व होता है जिसमें लोग आते ही आते हैं। गरीब, अमीर, सभी तरह के लोग जहां कहीं भी रहते हैं वो आते हैं पर्व में, तो उनका रिश्ता बना होता है। लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं, इनको नहीं रहना चाहिए ये इसमें वोटर लिस्ट में। तो अभी जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय में बहुत पहले से विपक्ष इस बात की आशंका जाहिर कर रहा था। 65 लाख लोग उससे बिहार में की मतदाता सूची से बाहर हो गए। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हमने डिलीट नहीं किया है उनको, उनका आवेदन हमारे पास नहीं आया, यानी कि गणना प्रपत्र जो है उन्होंने नहीं भर करके दिया। तो ये पहले से कहा जा रहा था कि देखिए, ये चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर बिहार की जो मतदाता सूची है उसको खत्म करके, निरस्त करके एक कोरे कागज पर नया मतदाता सूची बनाना चाहते हैं। और इन्होंने जो दस्तावेज मांगा, 11 दस्तावेज, वो दस्तावेज मतदाता बनाने के बदले में वो नागरिकता प्रमाणित करने का पूरा जुगाड़ है वो। तो एक तरह से बैकडोर से ये एनआरसी करना चाहते हैं। तो निशाना ये है कि इस तरह के मतदाताओं को हटाना है जो सरकार से क्षुब्ध हैं, सरकार से नाराज हैं, और समाज के ऐसा तबका जिसमें बदलाव की आकांक्षा ज्यादा है, जो न्याय का आकांक्षी तबका है, जो सदियों से अन्याय से जूझता रहा है, जिसको न्याय चाहिए, जिसको भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, इस तबके को वो चाहते हैं कि बाहर किया जाए। और इसीलिए ये इसके जरिए बीजेपी की जीत भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अभी जो राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का जो पूरा उदाहरण उन्होंने सामने रखा है, उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करने के बदले, उस पर बात करने के बदले चुनाव आयोग उनसे शपथ पत्र मांग रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए। यह कैसा चुनाव आयोग है भाई कि लीडर ऑफ अपोजिशन से वो शपथ पत्र मांग रहा है? चुनाव आयोग अगर सचमुच काम कर रहा होता, चुनाव आयोग अगर सचमुच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में अगर कार्यरत होता, तो वो लपक करके आगे बढ़ करके कहता कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपने जो दस्तावेज, राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए हैं, राहुल गांधी ने दस्तावेजी सबूत के आधार पर सारी बातें रखी है, और वह दस्तावेज चुनाव आयोग ने उनको उपलब्ध कराया था। तो बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो
65 लाख लोगों को हटाया गया, उसमें 22 लाख लोगों को मरा हुआ कहा गया है, उसमें 35-36 लाख लोगों को कहा गया है कि अस्थायी तौर पर ये विस्थापित हो गए हुए हैं, 7 लाख लोगों के बारे में कहा गया है कि ये लोग जो है वो डबल इनका नाम मतदाता सूची में था। तो जब ये बातें आप कह रहे हैं तो चुनाव आयोग से बिहार के विपक्ष के तमाम दल उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो बता रहे हैं उनका कैटेगरी वाइज, यानी कि मरे हुए, अस्थायी तौर पर विस्थापित और जो लोग जिनका डबल नाम है या जो ट्रेसलेस हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि जो अनुपलब्ध हैं, तो ऐसे लोगों का कैटेगरी वाइज, बूथ वाइज आप नाम दीजिए। निकाला तो आपने वहीं से होगा कि ताकि उनको वेरीफाई किया जा सके कि आखिरकार ये लोग मर गए। क्या आवेदन देकर के कोई किसी ने कहा आपको कि हम मर गए हैं, या आपने उनके किसी नाते रिश्तेदार से जाकर पूछा? क्या सोर्स है आपके पास ये जानने का कि ये मर गए, ये अस्थायी रूप से चले गए, ये लापता हैं? ये 2-2 जगह है, और 2-2 जगह में नियम ये है कि अगर कोई पाया जाता है कि 2 जगह, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम 2 जगह पाया गया है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। लखीसराय में भी मतदाता है और पटना के बांकीपुर में भी मतदाता है, तो उनको चुनाव आयोग ने नोटिस किया है जब हंगामा हुआ इसको लेकर के। तो उसमें तो क्या उनका नाम क्यों नहीं हट गया उसमें से? डबल में से तो इनका नाम हट जाना चाहिए था। अगर डबल जो 7 लाख है तो उस 7 लाख में विजय सिन्हा भी होने चाहिए थे, लेकिन विजय सिन्हा नहीं है उसमें। तो डबल का नियम यह है कि अगर कोई आदमी डबल है तो उसको मौका दिया जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, एक जगह के से आप हट जाइए, दूसरे जगह जहां रहना है वहां रहिए आप। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा कैंपेन है वो बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए है, और इससे भी बड़ा जब बड़ा खतरा है गिरिजेश्वर जी, वह यह है कि इस देश में लोकतंत्र को बिल्कुल संकुचित करना है, बिल्कुल उसको ये सिंक करा देना है, यानी कि उसमें जनता ना रहे, बाकी दिखाई दे कि लोकतंत्र है, चुनाव होता है, यहाँ पर संसद भी है, विधानसभा भी है। अब जिस संसद में बहस नहीं हो, जिस विधानसभा में बहस नहीं हो, जिस चुनाव में लोग वोट नहीं डाल पाए, वह कैसा लोकतंत्र है कि जिस चुनाव में आप वोट ही नहीं डाल पाए आपको बाहर कर दिया जाए, जिस चुनाव में आप जो संसद आपके सवालों पर बहस नहीं कर, जो चुनाव आयोग सांसदों की बात नहीं सुने, तो यह किस तरह का लोकतंत्र है? ऐसा ही लोकतंत्र ये बनाना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल हेमंत जी, लाठी के बल पर ये सब कुछ चलाना चाह रहे हैं। जी जी जी, यह तो पूरा देश पिछले 11 वर्षों से अनुभव कर रहा है, और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसकी शुरुआत हम बिहार से देखेंगे? लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का खत्म हो जाना हम बिहार से देखेंगे? क्या देखिए, इस तरह ये की प्लानिंग है? ये इन्होंने कोशिश तो अपनी यहीं से शुरू की है, बिहार को ही निशाना बनाया गया है। बिहार को निशाना बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो इनका जितना मॉडल है, चाहे कर्नाटक के महादेवपुरा का मॉडल हो, या झारखंड में जो घुसपैठिए के सवाल पर जितना इन्होंने हिंदू मुसलमान कराने का जो मॉडल अपनाया था, तो वो मॉडल चला नहीं वहां। तो इन्होंने उसके बाद जो आपको हरियाणा, महाराष्ट्र का जो मॉडल है, दिल्ली का जो मॉडल है, उसके बाद इन्होंने इस मॉडल, एक नया मॉडल ये लेकर के आए हैं। पहले जो कुछ हो रहा था उसमें दिखाई दे रहा था कि ये सब हो रहा है, लेकिन वो सबूत के तौर पर नहीं आ रहा था। अब इन्होंने इसको कानून बना करके करना शुरू किया है, तो लोगों के सामने अब ये सबूत के तौर पर आ गया है कि ये आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बिहार में क्या इन्हें सफलता मिल जाएगी? और बिहार के राजनीतिक दल क्या करेंगे, विरोधी दल क्या करेंगे? देखिए, बिहार में सफलता इनको मिलने का जो सवाल है उसमें यह है कि ये अरे हुए तो हैं, लेकिन ये विपक्ष की पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है कि विपक्षी पार्टियां इन सवालों को लेकर के जनता के बीच में कितनी मुस्तैदी के साथ जाती हैं, जन गोलबंदी कितनी मुस्तैदी के साथ करती है, क्योंकि ये जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है। और दुनिया का इतिहास ये साबित करता है कि किसी भी तरह की तानाशाही के खिलाफ अंतिम तौर पर जनता ही लड़ी है, और जनता ने ही लड़ करके तानाशाही को परास्त भी किया है। तो ये देखने में अभी लग रहा है कि अभी ये तमाम तरह की जोर जबरदस्ती तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ जनता को ही गोलबंद करना पड़ेगा।
कोर्ट कचहरी जो है वो मुझे लगता है कि वो सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो सब देखने वाली चीजें हैं, लेकिन जिसका जो स्टेक होल्डर है इसका, यानी कि जो जनता सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस देश में वाइब्रेंसी लोकतंत्र की जनता को लेकर के है। तो बिहार की जनता को जगाने के लिए जो विपक्ष ने जो अपना एजेंडा सेट किया है कि 17 तारीख से एक कैंपेन शुरू होने जा रहा है, उस कैंपेन में विपक्ष के तमाम लोग उसमें शामिल होंगे और 1 सितंबर को पटना में एक उसका समापन होगा। मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ी रैली होगी, वो बिहार की सियासत में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह साबित होने वाला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और इन 20-22 दिनों के में विपक्ष बिहार में किस तरह का माहौल बना पाता है, क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी है सरकार के इस चुनाव आयोग के इस रवैये को लेकर के, और खास करके सरकार इसमें कुछ नहीं बोल रही है। और इसमें चाहे सत्ताधारी दल में बीजेपी और उसके साथ जो एलाइज पार्टनर है उनका जो रवैया है, उनके नीतीश जी ने आज तक इस मसले पर मुंह नहीं खोला है, एक शब्द तक नहीं कहा है एसआईआर के बारे में कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ नहीं कहा है। ये बड़ा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो चुनौती स्वीकार की है वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। जनता को जितना आप संगठित करेंगे उतनी आपकी लड़ाई होगी। इसमें यही तय होगा कि बिहार के लोग इसके सामने, चुनाव आयोग के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये के सामने, सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये के सामने हार मान लेते हैं या सरकार से मुकाबले के लिए सड़कों पर आते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है, आप पटना में हैं और बिहार की राजनीति और समाज दोनों को आपने बहुत करीब से देखा है, केवल देखा ही नहीं बल्कि आप जनता के साथ आपने भागीदारी भी की है उनके संघर्षों में। तो आपको क्या लगता है कि 2 सवाल कि राजनीतिक दल, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनता इसको, बिहार के लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये मैं इससे सहमत हूँ। मैं गांव में भी रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ, और जहां भी मैंने संपर्क किया है, सब लोग इससे, इस सरकार के इस रवैये से, चुनाव आयोग के इस रवैये से कोई सहमत नहीं है। और खास करके वह समूह जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इस तरह के समूहों को के बीच में काफी नाराजगी है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि गरीबों को तो बहुत पता ही नहीं है, लेकिन वो मुगालते में न रहे। गरीब ही इस देश में लोकतंत्र की रक्षा में सबसे पहले आगे आता है, और ये क्योंकि उसको पता होता है, वो उसके पढ़ाई लिखाई पर मत जाएं आप, उसको ये पता होता है कि इस देश में अगर वोट का अधिकार जो है वह आजादी के बाद संविधान ने तो दिया, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जमीन पर, उसको व्यवहार में, जीवन में हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, लोगों को वोट डालने के लिए निकलने से पर भी मारा जाता था। वोट डाल करके अगर चले आए घर, तो घर पर चढ़ करके भी जनसंहार किया जाता रहा है। ये बिहार का संयुक्त बिहार का, जिसमें झारखंड भी था, उस समय का इतिहास बता रहे हैं। आप भोजपुर का बेलाउर इलाका, जहाँ 24 लोगों को मारा गया था 89 के चुनाव में, जिसमें रामेश्वर प्रसाद उसमें आईपीएफ हुआ करता था, जीत करके गए थे संसद। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये ऐसी अनगिनत कुर्बानियां हैं जो लोगों ने दी। तो ये बिहार, मुझे लगता है कि इससे हार नहीं मानने वाला है, और बुनियादी जो जनता है वही खड़ी होगी। क्योंकि देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि वोट को लेकर के कोई अमीर गरीब किसी भी तबके का आदमी हो कितना सचेत होता है। वो उसके वोट पर अगर चोट पड़ती है तो वो बहुत ही रिएक्ट करता है। तो जब जनता के बीच में ये बातें चली गई हैं कि किस तरह से वोट खत्म किया जा रहा है, तो उसका असर मुझे लगता है कि साफ साफ जनता के बीच में है। और मैंने देखा है कि लोगों में काफी नाराजगी है। इस नाराजगी को कितना आप एक सुसंगत मंच दे पाते हैं, उसको कितना मुखर आवाज दे पाते हैं, ये विपक्ष पर निर्भर करता है, और विपक्ष इसको कितना बेहतर ढंग से आगे बढ़ाता है, ये चुनौती है। जी, देखिए, बिहार को अनपढ़ राज्य भले कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सचेत राज्य है।
राजनीतिक रूप से। तो इसलिए जनता पर तो भरोसा है, और मैं भी चूंकि बिहार से हूँ तो मैं भी बिहार के नब्ज को मैं भी पहचानता हूँ। तो नहीं, तो आपने अभी राजनीतिक दलों की चर्चा की कि वे कहाँ तक ले जाते हैं, ले जा पाते हैं चीज़ों को, तो आपको क्या दिख रहा है पटना में राजनीतिक दलों का, जो नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो कथनी है और उनका जो एक्शन है, उससे आप कितने आश्वस्त हैं कि वे जनता के बीच जाएंगे और जनता उनके पीछे खड़ी हो जाएगी? देखिए, मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ है, आप देखिए कि उसमें तमाम तरह के दल आए हैं। जो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए आम आदमी पार्टी के सांसद भी उसमें शामिल हुए। तो संकट लोगों के साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए यह एक संकट जो है एक अवसर भी है विपक्ष के लिए एकजुट होने का, और ये जानने का कि ये अवसर अब सरकार और सीट बचाने का नहीं रह गया हुआ है, अब लोकतंत्र बचाने का रह गया हुआ है। ये एक ऐसा, क्योंकि अब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो अब सरकार और सीट नहीं बचा पाएंगे आप, क्योंकि ये जो मॉडल है वो पुतिन और किम जोंग वाला मॉडल है ये, कि जिसमें चुनाव भी होगा, सरकार भी बनेगी, लेकिन सब एक ही पार्टी का होगा। चुनाव भी एक ही पार्टी के पक्ष में जाएगा, सरकार भी उन्हीं की बनेगी, प्रधान भी उन्हीं का बनेगा। ये सब वही मॉडल है ये। तो ये विपक्ष को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि गिरते पड़ते विपक्ष वो एकजुट होकर के हमलावर होगा, और इसके सिवा कोई उपाय बचा हुआ नहीं है। क्योंकि अब क्या रखा है, अब बताइए कि संसद में बातचीत नहीं करेंगे, चुनाव आयोग मिलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उसमें तारीख पर तारीख पड़ रही है, तो आखिरकार क्या करना पड़ेगा? आखिरकार लड़ना पड़ेगा आपको। तो मुझे तो लगता है कि विपक्ष ने इस कॉल को सुन लिया है और वो एकजुट हो रहे हैं। आज के दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें सबने एकजुट होकर के उसमें भागीदारी की है। ये एक गुड साइन मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई उपाय नहीं है, उन्हें लड़ना होगा, एकजुट होना होगा विपक्षी दलों को, और जनता उनके पीछे खड़ी हो सकती है। तो क्या यह बिहार से शुरुआत होने जा रही है, जो यहाँ रैली होने वाली है 1 सितंबर को, और 1974 की तरह बिहार एक बार फिर लोकतंत्र बचाने का एक गवाह बनेगा? क्या लगता जी, है? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो मैंने कहा ही कि यह अब लोकतंत्र और संविधान का सवाल बन गया हुआ है। इससे अलग इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जब तमाम तरह की चीजें आपके सामने दिख रही है कि जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं, तो अंतिम तौर पर तो आपको जनता के बीच में ही जाना है। और मुझे जब मैं छात्र था तो उस समय एक छात्र संसद करके एक कार्यक्रम हुआ था पटना में, जिसमें उस समय के IPF के बैनर तले वो हुआ था। उस समय विनोद मिश्र CPIML के जो महासचिव थे वो ओवरग्राउंड हो चुके थे भूमिगत जीवन से, तो उन्होंने उसको संबोधित किया था। तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सड़कों पर ही उनका फैसला हुआ है, संसद और कोर्ट में उनका फैसला नहीं हुआ है। तो मैं इससे सहमत हूं कि इस तरह के बड़े सवाल जो हैं वो कोर्ट कचहरी में हल नहीं होते हैं, वो संसद में हल नहीं होते, वो सड़कों पर ही हल होते हैं। तो वो वक्त आ गया हुआ है कि उसको सड़क पर ही, और सड़क पर हल करने का मतलब है कि जनता उतरेगी सड़क पर, जनता सवाल पूछेगी कि भाई इस लोकतंत्र में हम कहाँ हैं? जब तुम हमारे लिए रास्ते बंद कर रहे हो तो हम तुम्हारे रास्ते बंद करेंगे, हम तुमको बाहर करेंगे। तो ये वक्त आ गया हुआ है। जी 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 कॉमरेड विनोद मिश्र की इस बात से कि ज़्यादातर मसले दुनिया के सड़कों के माध्यम से ही हल हुए हैं, तो अब लगता है कि दूसरा कोई चारा नहीं है। और हेमंत जी मानते हैं कि जनता विपक्षी दलों के खिलाफ इसके साथ खड़ी होगी और लोकतंत्र बचाने में आगे आएगी। तो धन्यवाद हेमंत जी। इसी नोट के साथ बातचीत, इस चर्चा के लिए एक बार फिर धन्यवाद, आपने समय निकाला। नमस्कार। जी नमस्ते।